दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश सानी फ्रॉम इन्वेस्टकॉन्स। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से पूरे समाज में चर्चा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पैकेज अनाउंस किया है वो है क्या। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ बहुत सारे विवाद भी हैं। कुछ लोग कहते हैं ये 5 दिन का सीरियल था, कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर से निकल गया, समझ में नहीं आया। तो आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो पैकेज का नाम है आत्मनिर्भर भारत। इसके नाम में ही इसका अर्थ समाहित है, मतलब आपको आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की कोशिश है, ना कि सरकार वन टाइम हेल्प करके एक हैबिट ख़राब करना चाहती है। एक समय की हेल्प क्षणिक हो सकती है, लेकिन वो दोबारा एक चैलेंज बनकर आ सकती है। सरकार ने जो कोशिश की है कि वो आत्मनिर्भर भारत में निर्माण में आगे बढ़े, तो उसके ऊपर एक एक पैकेज वाइज आइए देखते हैं। तो पहला पार्ट है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 1.7 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज, जिसको कहा गया है कि पीएम गरीब कल्याण योजना। इस योजना के तहत सबसे पहले सभी हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में दिया जा रहा है। उसके बाद 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल 3 महीने तक फ्री में दी जाएगी। 20 करोड़ जनधन अकाउंट्स रखने वाली महिलाओं को 500 रुपये 3 महीने तक दिए जाएंगे और 8 करोड़ फैमिलीज़ को एक सिलेंडर प्रति माह 3 महीने तक दिया जाएगा। इसके सिवा 1000 रुपये प्रति माह 3 महीने तक सीनियर सिटीजन्स, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगों को भी दिया जाना है। इसके आगे देखते हैं तो मनरेगा की वेजेस को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 कर दिया गया है। अभी तक मानसून में मनरेगा का कार्य रुक जाता था, इस वर्ष मानसून में भी मनरेगा का कार्य जारी रहेगा। मजदूरों के लिए वेजेस में 15,000 तक के सैलरी वाले मजदूरों के लिए वेजेस में जो पीएफ कटता था 12% का, वो अगले 3 महीने तक एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी दोनों कंट्रीब्यूशन 24% सरकार देगी। आम व्यक्ति के लिए 15,000 से अधिक सैलरी वाले कॉमन एम्प्लॉय के लिए जो 12% पीएफ कटता था, अब अगले 3 महीने तक 10% कटेगा। तो उससे उनके हाथ में कुछ थोड़ा कैश जनरेट होने की संभावना बनेगी। 15,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी हेल्थ एडवांस पैकेज जनरेट किया गया है और जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं, ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर्स, वो 75% तक का एडवांस ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ ऑफ सैलरी, और ये नॉन रिफंडेबल होगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब बात करते हैं व्यापार जगत के लिए। व्यापार जगत में मीडियम एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन जनरेट किया गया है और उसमें 12 मंथ का मोरेटोरियम भी अलाउ किया गया है। 4 साल का लोन पीरियड होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटर नहीं है। 100% फी क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों ने पहले भी लोन ले रखा है वो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए दोबारा लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम। अब बात करते हैं एमएसएमई की और प्रॉब्लम्स। मार्केटिंग में एमएसएमई काफ़ी कुछ ट्रेड फेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको ई लिंकेज प्रदान की गई है और एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए 30,000 करोड़ का डेट क्रिएट किया गया है, जहां से वो पैसे ज़रूरत पड़ने पर पैसा उठा सकते हैं और यह 100% गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। इसके सिवा एडिशनली 45,000 करोड़ रुपए का और भी फंड रेज किया गया है, जिसमें जो डेट के थ्रू रेज किया जाएगा और उसमें भी फर्स्ट 20% लॉस की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में और फाइनेंस कैटेगरी में भी एक सहायता देने की कोशिश की गई है। मेक इन इंडिया बहुत ज़रूरी था। आत्मनिर्भर भारत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम स्वयं पर निर्भर हों। तो यहाँ पर उन्होंने एक बेहद इम्पॉर्टेंट डिसीजन के तहत
सभी ग्लोबल टेंडर्स बैन कर दिए हैं 200 करोड़ तक के गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर। कोई टेंडर केवल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही लगा सकती हैं। और उसके बाद डिस्कॉम्स, वो कंपनीज जो पावर सप्लाई करती हैं कुछ स्टेट्स में, दिल्ली, बॉम्बे वगैरह में, प्राइवेट सेक्टर में खासकर, तो उनको 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी दी गई है। और ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इसकी नोडल एजेंसीज हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ऑलरेडी 94,000 करोड़ के कर्जे के नीचे थे, तो उनकी 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी देने से इनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और रेरा के अंतर्गत आने वाले सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के एक्सटेंशन कर दिया गया है 1 साल तक के लिए, और उनको न्यू सर्टिफिकेट दिया जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब उनके प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट भी चेंज कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 13 तारीख को दिया गया। अब बात करते हैं एक साथ पार्ट 2 और पार्ट 3 की। पार्ट 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने मिल रही है वो अफोर्डेबल रेंटिंग स्कीम फॉर माइग्रेंट्स, जिससे कि उनको जब काम पर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो रहना मेन प्रॉब्लम है। अभी कोविड के समय में कई मकान मालिकों ने लेबर से मकान खाली करा लिए किराया ना दे पाने की स्थिति के कारण, और यह समस्या बहुत बड़ी विकराल रूप लेकर आई, हमारे हाईवेज फुल हो गए। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने बेहद अच्छा काम किया है कि केंद्रीय सरकार के जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं उन सबको कन्वर्ट किया जाएगा अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग स्कीम, रेंटल हाउसिंग स्कीम। प्रदेशों से भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने ऐसा करें, और कंपनी से भी कहा गया है अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको इंसेंटिविटाइज किए जाएंगे, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर माइग्रेंट्स फॉर 2 मंथ्स। उसके बाद कुछ व्यापारियों ने, छोटे व्यापारियों ने मुद्रा शिशु लोन लिया हुआ है। मुद्रा शिशु लोन 50,000 का व्यापार चलाने के लिए छोटा लोन होता है, उसमें 2% का टाइमली पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पहली बार कोई सरकार कुछ लेकर आई है। उन लोगों का काम पूरी तरीके से बंद हो चुका है, उनको समझ में कैसे शुरू करें, तो उनको कोलेट्रल फ़ी 10,000 रुपये का एक लोन देने की व्यवस्था की गई है। और ऐसे 50 लाख वेंडर्स का गवर्नमेंट को एस्टिमेशन है, मतलब 5,000 करोड़ रुपये का ये पैकेज हो गया। मनरेगा, जैसे मैंने आपसे कहा ही है कि कंटिन्यू करेगा मानसून में। किसानों को 25 लाख न्यू क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। इसका मतलब कि उनकी क्रेडिट फैसिलिटी, उनको खेती में कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें, और आगे सरकार हेल्प करने की कोशिश कर रही है। मकान बनाने के लिए मध्यम वर्ग को 2% की सब्सिडी दी जाती थी, जो 31 मार्च 2020 को ख़त्म होनी थी। उसको 31 मार्च 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप मध्यम वर्गीय जो 6 से 18 लाख तक के आय वर्ग का व्यक्ति है, अगर मकान खरीदता है तो उसको होम लोन पर जो सब्सिडी मिल रही थी वो मिलेगी 31 मार्च 2021 तक। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार बेहद शानदार रिफॉर्म्स लेकर आ रही है। सरकार ने 1.5 ट्रिलियन पैकेज का एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स में एक पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लाकर स्टेट बाउंड्रीज को ख़त्म करने जा रही है किसान की फूड प्रोड्यूस की सप्लाई के लिए। अभी तक किसान मजबूर था एपीएमसी के लाइसेंसीज को ही अब उसको अपनी खेती बेचनी पड़ती थी। अब वह किसी भी प्रदेश में कहीं पर भी अपना प्रोड्यूस या डायरेक्ट ट्रेडर्स को भी बेच सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी वो वेयर हाउसिंग की पड़ेगी, कोल्ड स्टोरेज की पड़ेगी, यार्ड्स की पड़ेगी, जिससे कि किसान अपने खेत से एग्रेशन पॉइंट, मतलब टू द एंड पॉइंट ऑफ द सप्लाई, और उसके बीच में मंडीज तक भी जो सप्लाई चेन है उसको बनाने की जिम्मेदारी सरकार ले रही है। 1 लाख करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इसी में ही है। एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में भी सरकार एक सपोर्ट करना चाह रही है। उसको उम्मीद है कि नई प्राइवेट सेक्टर की डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स में 50% का इंक्रीज़ आएगा, और इस 50% इंक्रीज से लगभग 3 से 5 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की संभावना है। आप आने वाले समय में अमूल जैसी और बहुत सारी कंपनियां देख पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सब कंपनीज़ में
स्टॉक पाइलेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। स्टॉक रिस्ट्रिक्शंस केवल जैसे कोविड-19 जैसी नेशनल कैलेमिटीज़ हैं उन्हीं कंडीशन में सरकार लेकर आएगी, अदरवाइज़ आपको स्टॉक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। इसके बाद सरकार मत्स्य पालन में भी 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आई है। एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम लेकर आई है, जिससे कि 100% वैक्सीनेशन ऑफ कैटल, शीप, बफेलो, पिग और काऊ वगैरह का 100% वैक्सीनेशन एश्योर किया गया है। 13,343 करोड़ रुपए इस मद के लिए रखा गया है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज, जिससे कि किसान अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोड्यूस को ब्रांड बना के दुनिया भर में मार्केट कर सके, तो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं। और हर्बल कल्टीवेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी ब्रांडिंग की सरकार उम्मीद कर रही है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत आलू, प्याज, टमाटर, 3-4 चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती थी, उनका कंट्रोल रहता था। अब ऑपरेशन ग्रीन में सारे के सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आ जाएंगे। ऑपरेशन ग्रीन के तहत सरकार उन प्रोडक्ट्स के ऊपर उनके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के ऊपर सब्सिडी देती थी, तो वो अब सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे मिलेगी, क्योंकि कुछ प्रोड्यूस किसी शॉर्टेज वाले स्थान में लेके जाने में काफ़ी कॉस्ट आती थी, और उस सरकार ने स्वीकार किया है। अब पार्ट 4 की बात करते हैं। सारी दुनिया में चर्चा है कि कई विदेशी कंपनियां अपने प्रोडक्शन बेस चाइना से हटाना चाहती हैं। हमारे प्रदेश, कई प्रदेशों की सरकारें और केंद्र सरकार भी इस कार्य में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। नेचुरल है कि इससे एम्प्लॉयमेंट की समस्या काफ़ी हद तक संभलने की संभावना है। यहाँ पर सरकार ने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हर मंत्रालय में बनाया है, और जिससे कि वो इस मामले में लाइसेंसिंग प्रोसेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सारी कार्य प्रणाली को एक ही जगह संपन्न कराने में सहायक सिद्ध हों। इसके लिए सरकार ने 5 लाख हेक्टेयर का लैंड बैंक जनरेट किया है, और 3,376 SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने की तैयारी चल रही है। गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल माइनिंग ऑफ कोल और मिनरल्स फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर को ओपन ऑक्शन के थ्रू अलाउ करने जा रहे हैं, और 500 माइनिंग ब्लॉक्स इसके लिए ओपन रखे गए हैं फॉर ट्रांसपेरेंट ऑक्शन ऑफ द सेम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब सरकारी और गैर सरकारी माइंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। 50,000 करोड़ रुपए का एवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट भी गवर्नमेंट इसमें करने में सहायता करेगी। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स विल बी अलाउड टू यूज इसरो रिसर्च फैसिलिटीज विद सेफ्टी रिस्ट्रिक्शंस। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ एयर स्पेस, यहाँ पर हमारा एयर स्पेस यूजेज केवल 60% है, जिसकी वजह से हमारी फ़्लाइट्स को कई बार लंबे रूट से जाना पड़ता है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपने एयर स्पेस को काफ़ी हद तक संभावना के तहत जो हो सकता है खोलने जा रहे हैं, जिससे कि हमारा एयर ट्रैफिक टाइम कम होगा। नेचुरल है, कॉस्ट कम आएगी, टाइम कम लगेगा, और फ्यूल कम यूज़ होने से हमारे पॉल्यूशन में भी कंट्रोल में हेल्प मिलेगी। तो इकोनॉमिक ट्रैवल थोड़ी सी पॉसिबल होगी आने वाले समय में। और 6 एयरपोर्ट सेकंड फेज़ में गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं, और थर्ड फेज़ में 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गवर्नमेंट अप्रूव करने की योजना बना रही है। प्राइवेट सेक्टर में एटॉमिक रिएक्टर्स की परमिशन दी जाएगी, जिससे कि वो मेडिकल आइसोटोप प्रोडक्शन और रिसर्च में काम कर सकें, और फूड प्रिजर्वेशन में भी नई रिसर्चेस कर सकें। प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को वायबिलिटी सेक्टर, ऐसा सेक्टर्स जहां पर सरकार को ये दिखाई देता है कि यहाँ कुछ बेटर हो सकता था, उसको वायबिलिटी स्कोप कहते हैं, और लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा, तो उस सेक्टर में जाने के बाद गवर्नमेंट 45,000, जैसे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लगभग 45,000 हॉस्पिटल बेड्स एक्स्ट्रा जनरेट कर सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ होनी चाहिए, लेकिन कुछ कमियों की वजह से नहीं हो पाती। उस गैप को सरकार फिलअप करने जाने की कोशिश कर रही है। FDI कैप डिफेंस सेक्टर में 49% से बढ़ाकर 74% की जा रही है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा।
हमारे यहाँ एक भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो अपने प्रॉफिट्स या अपनी कॉस्ट भी जनरेट कर पाती हो, टोटली गवर्नमेंट डिपेंडेंट है। आर्मरी के बारे में डिसाइड किया गया है कि जो आर्मरी भारत में बन सकती है उसको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में सरकार बहुत बड़े अहम पहल करने जा रही है कि भारत को विश्व में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब बनाने की शुरुआत करने जा रही है और उसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और ओवरहॉल की सर्विसेज दी जाएंगी सारी दुनिया भर के देशों को। पावर सेक्टर में AT&C लॉस, मतलब पावर जनरेशन जो लॉस होता है वो लगभग 20% से ऊपर है। कुछ स्टेट्स जैसे जम्मू एंड कश्मीर में 47% तक है। इस पावर सेक्टर के लॉसेस को पूरा करने के लिए सरकार सभी यूनियन टेरिटरीज में डिस्कॉम्स की इस्टेब्लिश करके पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर को देने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इससे जो AT&C लॉस है, पावर लॉस है, वो जो 20% से अधिक है वो 10% से नीचे आना चाहिए, क्योंकि जिन यूनियन टेरिटरीज में प्राइवेट सेक्टर के पास ये सर्विसेज दे रही हैं वहाँ पर पावर लॉसेस कंपैरेटिवली और प्रदेशों के कम है। अगर ये सफल रहा तो आने वाले समय में सारे देश में प्राइवेट सेक्टर के थ्रू पावर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। ये रहा पार्ट 4। पार्ट 5 में मनरेगा के तहत 300 करोड़ न्यू मैंडेट्स जनरेट किए जा रहे हैं और इसका बजट लगभग 40,000 करोड़ बढ़ाया जा रहा है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मानसून में भी मनरेगा का कार्य चलता रहेगा। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मल्टीपल हैं, एक काम के लिए बहुत सारी। हर सेक्टर में केवल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रखी जाएगी और बाकी सभी नॉन वायबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा, इक्विटी सेल की जाएगी और इससे जो पैसा जनरेट होगा वो डेवलपमेंट के कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के ऊपर सरकार का बजट हमेशा ही काफ़ी कम रहा है। सरकार अब इस ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहती है, वह रिसर्च और लैब नेटवर्क को बढ़ाना चाहती है और इसके ऊपर कार्य शुरू किया जा रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत महत्व सिद्ध हो रहा है। भारत में स्वयं प्रभा नेटवर्क के 3 चैनल चलते हैं, जिनको 12 नए चैनल बढ़ाकर 15 किया जा रहा है और प्रदेश सरकारों से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपने यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम को तरजीह दें, जिससे जिनके यहाँ इंटरनेट नहीं है वह भी उसका लाभ उठा सके। दीक्षा प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है जहाँ पर काफ़ी किताबें ऑनलाइन मिलती हैं। अभी कोविड टाइम्स में 200 नई किताबों को उसमें ऐड किया गया है और यह प्रोसेस अग्रसर स्तर पर चलता रहेगा। और अंत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर इस पार्ट में भी सरकार ने तरजीह दी है, महत्व दिया है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को भारत में आमंत्रित कर सकते हैं। यह रहा पार्ट 5। 5 पार्ट हो चुके हैं। अब हम इस क्षेत्र को अगर बहुत ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि सरकार का पूरा लक्ष्य केवल आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को जोर देने का है। मतलब अगर हम सरकार पर निर्भर होकर काम करना चाहेंगे तो शायद उस सरकार एक लिमिट है उस वहीं तक हेल्प कर पाएगी, लेकिन अगर हमको सरकार ऐसा एटमॉस्फेयर देती है और ऐसे पैकेजेस देती है कि हम आत्मनिर्भर होने में हमको सहायता हो तो वो ज़्यादा बेटर है और सरकार का लक्ष्य भी यही है और इस पैकेज के नाम से भी यही परिलक्षित होता है कि आत्मनिर्भर भारत। अंत में आइए देखते हैं कि जो सरकार ने पैकेज दिया है उसमें सरकार के ऊपर डायरेक्ट कितना कैश बर्डन आ रहा है। 22 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक जो पैकेज अनाउंस किया गया था उसका टोटल बर्डन सरकार के ऊपर 7,800 करोड़ था। 13 मई को अनाउंस होने वाले 1,70,000 करोड़ के पैकेज में जो बर्डन था वो 92,000 करोड़ था। 14 तारीख को सरकार ने 3,10,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया था, जिसमें उसके ऊपर जो बर्डन था वो केवल 10,000 करोड़ था। 15 तारीख को 1,50,000 करोड़ रुपए के पैकेज में सरकार के ऊपर 35,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बर्डन था और इस डायरेक्ट बर्डन की जो खासियत है वो ये 2 से 2.5 साल में डिवाइड होना था। 16 तारीख को अनाउंस होने वाले 62,000 करोड़ रुपए के पैकेज में सरकार के ऊपर जो डायरेक्ट बर्डन था वो 8,100 करोड़ था और 17 तारीख को अनाउंस होने वाले मेगा पैकेज का एक्चुअल बर्डन जो सरकार के ऊपर था वो
40,000 करोड़ था। इस तरह सरकार केवल 2,29,800 करोड़ रुपए खर्च करके, जो छोटा अमाउंट नहीं है, 20 लाख करोड़ से अधिक का पैकेज अनाउंस कर रही है, जो आपको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर करता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बिजनेस एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है पैकेज का, आत्मनिर्भर भारत, आपको आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक कोशिश, मेक इन इंडिया की तरफ एक कोशिश, एक पुश। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, वहाँ पर विवाद जनरेट होते हैं। नेचुरल है, लोकतंत्र है तो विवाद रहेगा, लेकिन एक पैकेज शानदार है। केवल इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इससे कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, तो उससे हमको इन्फ्लेशन रोकने में मुश्किल होगी। इन्फ्लेशन बढ़ना लाजमी है। हो सकता है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट कुछ और स्कीम्स के द्वारा या विदेशी निवेश अधिक मात्रा में लाकर सिचुएशन बदलने की कोशिश करने में सफल हो, लेकिन आज की डेट में सिचुएशन ये है कि कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और महंगाई इससे थोड़ी सी बढ़ेगी। दूसरी जो छोटी सी कमी मेरे को दिखाई देती है, क्योंकि उस तबके से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, कि मिडिल क्लास को प्रैक्टिकली इग्नोर किया गया है। एक होम लोन को छोड़कर एक्सटेंशन, उसका भी एक्सटेंशन को छोड़कर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डायरेक्टली मिडिल क्लास के ऊपर बेनिफिशियल हो। यहाँ पर सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए था। अदरवाइज पैकेज में कोई कमी नहीं है। जो लोग विरोध करते हैं करने दीजिए, बात हमेशा सच रहेगी। पप्पू को नहीं समझ में आएगा, बाकी सबको आएगा। दोस्तों, बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।